हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो स्टैट्स हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सुपर इजी चैप्टर है। आज इसी चैप्टर का एक और इजी टेस्ट करने वाले हैं, दैट इज फिशर जेड टेस्ट। ये 11th पार्ट है इस चैप्टर का। 1 to 10 पार्ट जहां हमने किए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आराम से सीरियल ऑर्डर में अगर पार्ट्स देख रहे हो ना, सच में इजी लगेगा चैप्टर। अब फिशर जेड टेस्ट क्या है अभी बताती हूँ। हमने स्मॉल सैंपल्स के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट की थी, जिसमें पहले हम टी टेस्ट कर रहे थे। ये हमने कंप्लीट कर लिया। 4 टॉपिक्स थे इसके अंदर, हमने कर लिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिशर्स जेड टेस्ट। देखना आपको लिटरली मैम इतना इजी है, ऐसे नाम ही है फिशर्स बड़ा सा, लेकिन काम बहुत आसान है। अब फिशर्स क्या कहते हैं ध्यान से देखना। फिशर्स के अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या है? सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके सिग्निफिकेंस के बारे में? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके अलावा दूसरा टॉपिक कौन सा है? दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस। 2 टॉपिक इसके अंदर करेंगे, एक सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, एक सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय फिशर जेड टेस्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा? ये लास्ट क्लास में नहीं किया था हमने? बिल्कुल किया था। ध्यान से देखो, लास्ट क्लास जब हमने 10th पार्ट किया था 10th पार्ट में नहीं किया था ऐसा। यही तो क्वेश्चंस थे। देखो क्या था, देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा गया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बताया गया है, उसका हमें सैंपल बता दिया 18 का, पूछा ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। लास्ट क्लास में भी हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की ही सिग्निफिकेंस बताई थी, तो वहां तो हमने टी टेस्ट से किया था। तो फिशर जेड टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी जब इसके क्वेश्चन टी टेस्ट से हो सकते हैं? ध्यान से देखो, इसमें आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, कहीं भी रो नहीं दिया हुआ। ये कहीं नहीं दिया हुआ था हमें। हम नल हाइपोथेसिस में रो 0 लेके चल रहे थे। तो अगर हमारे पास रो था क्या, दैट इज पॉपुलेशन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर हमारे पास रो 0 हो, कुछ ना दिया हो, और हमसे सिग्निफिकेंस पूछ ली जाए, दैट इज ऑफ किसकी? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तब तो टी टेस्ट से काम हो जाएगा, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको रो दे दिया जाए, आर भी दिया हो, एन भी दिया हो, लेकिन रो भी दे दिया जाए, हम रो 0 नहीं ले पा रहे, तो वहां पे फिशर जेड टेस्ट लगता है। मेरी बात समझ आई? यहां देखो, रो की कोई वैल्यू नहीं है, हमें आर दे दिया, एन दे दिया, और पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है कि नहीं। हमने नल हाइपोथेसिस में H0 रो 0 लिया था, खुद से लिया था, रो के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो ये टी टेस्ट से हो जाएगा। लेकिन जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखना, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और साथ में रो भी दिया हुआ है। जब रो भी दिया हो, हमने रो 0 नहीं लेना, वहां पे टी टेस्ट से क्वेश्चन नहीं होते। किससे क्वेश्चंस होते हैं? फिशर जेड टेस्ट से होते हैं। बताओ कोई दिक्कत नहीं? चलें आगे। पक्का समझ आई ये चीज? तो फिशर जेड टेस्ट कब लगेगा? टी टेस्ट समझ आ गया ना? दोनों में ही सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलता है, लेकिन अगर रो की वैल्यू गिवन हो ऐसे, तो वहां पे फिशर जेड टेस्ट लगाया जाता है। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन पे बात करेंगे, कल डिफरेंस वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, चलो बे सिग्निफिकेंस के लिए बात करते हैं फटाफट से। पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला समझेंगे तभी क्वेश्चन पे जाएंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। क्या है फॉर्मूला? Z इज इक्वल्स टू ZR माइनस Z रो अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ Z। ध्यान से समझना, ZR इज Z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R, Z रो इज Z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रो। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ Z। अब तक टी टेस्ट कर रहे थे, टी निकाल रहे थे, अब फिशर्स जेड टेस्ट कर रहे हैं, तो अब जेड निकलेगा। कैसे निकलेगा जेड? ZR, Z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R, Z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रो। या क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ Z। R क्या है? सैंपल का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। रो क्या है? पॉपुलेशन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर यहां मोड लगेगा तो यहां पर भी मोड लगेगा। क्लियर है? समझ आ गया फॉर्मूला? अभी ZR Z रो कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं, हम ये भी निकाल रहे होंगे, ये भी और ये भी, तीनों चीजें निकाल के यहाँ पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये कैसे करेंगे? ZR कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना, 1.1513। हर एक क्वेश्चन में ZR कैसे निकलेगा? 1.1513 log
टू द बेस 10 1 माइनस आर, सॉरी ऊपर प्लस आएगा, नीचे 1 माइनस आर। समझ आई चीज? बेस 10 के लिए हमारे पास टेबल में वैल्यू होती है, ये हमें ये बता रहा है कि टेबल से वैल्यू देख लेंगे, डोंट वरी, इसलिए यहाँ बेस 10 लिखा जाता है। ऐसे ही जेड रो देखना हो, सेम फॉर्मूला देखो 1.1513, ठीक है, लोग टू द बेस 10 है, लेकिन ये आर था, ये क्या है रो, तो आर की जगह बस रो आ जाएगा। पूरा सोल्व करना, पूरी कैलकुलेशन सिखाऊंगी, डोंट वरी। तो जेड आर जेड रो हो गया। अब क्या चाहिए? स्टैंडर्ड एरर लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ जेड, फॉर्मूला सिंपल 1/√n-3। हम क्वेश्चंस में ये निकाल रहे होंगे, इसमें पुट करेंगे, हमें जेड मिल जाएगा। प्रोसीजर सेम रहेगा, h0 h1 अल्फा, फिर आगे करते थे कैलकुलेशन के बाद रेंज चेक करते, फिर डिसीजन, सेम प्रोसीजर रहने वाला है। बट कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूलाज भी तो चाहिए, वो ये फॉर्मूला है। टी टेस्ट हो, एफ फिशर जेड टेस्ट हो, पहले हमने करा लार्ज सैंपल्स के लिए, सेम आपके पास प्रोसीजर रहता है, h0 h1 अल्फा, इसे कोई नहीं बदल सकता, तो वही हम प्रोसीजर करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में इसे यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे रेंज कैसे चेक करनी है? टी टेस्ट के लिए तो टेबल चेक करते थे, रेंज कैसे चेक करनी है वो हम अभी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बताओ ये क्लियर है? पक्का? चलें आगे क्वेश्चन स्टार्ट करें। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेने, स्क्रीनशॉट कहाँ रहते हैं? गैलरी में, नोट डाउन किया हुआ माइंड में रहते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, 2 ही क्वेश्चन करने हैं, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं कि हमें ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़े, सुपर इजी है, 2 क्वेश्चंस बहुत है। आगे देखो, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, सिग्निफिकेंस निकालनी है किसकी? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। अब मेरे माइंड में आएगा ये टी टेस्ट का 4th टॉपिक का क्वेश्चन है कि फिशर जेड टेस्ट का क्वेश्चन है? अभी देख लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है? 0.5 है इन अ सैंपल ऑफ 19, ठीक है। Paired of observation against hypothetical correlation is rho equal to 0.7। मुझे यहाँ पे रो की वैल्यू दी गई है, तो ये तो फिशर जेड टेस्ट से ही होगा। यहाँ लिखा भी हुआ है अप्लाई फिशर जेड टेस्ट, जरूरी नहीं है आपके पेपर में लिखा है, ये तो इस क्वेश्चन में लिखा हो तो मैंने लिख दिया, जरूरी नहीं है पेपर में लिखा हुआ आए। अगर नहीं भी लिखा हुआ आ रहा तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये फिशर जेड टेस्ट का ही क्वेश्चन है। आपको चेक करना है किसकी? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की सिग्निफिकेंस आर, आपको एन और रो दिया गया है। क्लियर है चीज? स्टार्ट करें। पहले जो वैल्यूज दी गई है वो नोट कर लेते हैं। आर की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू 19 और रो की वैल्यू कितनी है? 0.7। आगे चलते हैं। नाउ सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले h0 फिर h1 फिर अल्फा, उसके बाद क्या करने वाले हैं? कैलकुलेशन, फिर रेंज में चेक करेंगे और फिर हम अपना डिसीजन दे देंगे। सेम प्रोसीजर। सबसे पहले क्या चाहिए? h0। अब h0 क्या लें? आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, आर दिया हुआ, सैंपल दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अगेंस्ट हाइपोथेटिकल कोरिलेशन रो इज इक्वल टू 0.7। टेस्ट करना है, किसके अगेंस्ट करना है? इस हाइपोथेटिकल कोरिलेशन के, दैट इज रो इक्वल टू 0.7, इसके अगेंस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं। तो जब नल हाइपोथेसिस लेंगे हम इसी को लेंगे जो उसने हाइपोथेटिकल कोरिलेशन दी है, दैट इज रो इज इक्वल टू 0.7। मेरी बात समझ आई? टेस्ट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट करना है किसके अगेंस्ट? इस हाइपोथेटिकल कोरिलेशन के अगेंस्ट, तो यही हम h0 में ले रहे होंगे, रो इक्वल टू 0.7। इसी के लिए वो टेस्ट करने को बोल रहा है, इसी के लिए सिग्निफिकेंस टेस्ट करने को बोल रहा है, तो h0 क्या लेंगे कि हाँ रो 0.7 है, जो आप कह रहे हो मान लेते हैं। h1 क्या कह रहा है कि नहीं उल्टा काम करता है कि रो 0.7 नहीं है, ये क्या है? दैट इज टू टेल्ड, यहां मेंशन करना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? दैट इज टू टेल्ड। अब आगे चलते हैं, h0 हो गया, h1 हो गया, अल्फा देखते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे? क्या कुछ मेंशन है? बिल्कुल नहीं, तो अल्फा की वैल्यू लेंगे 0.05। लो अल्फा भी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या करनी है? कैलकुलेशंस के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप में करवाऊंगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। ZR माइनस जेड रो अपॉन स्टैंडर्ड एरर किसका करना है? दैट इज जेड का। इधर मोड होगा तो इधर भी मोड होगा। स्टार्ट विद ZR, पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? ZR की निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? 1.1513। आगे क्या आएगा? लोग टू द बेस 10, यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। अब आधी तो यही माइंड में चीज आ जाएगी, लोग निकालते कैसे है, डिफिकल्ट तो नहीं सब बताऊंगी, डोंट वरी। तो 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ 1.1513 लोग टू द बेस 10, 1 प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी थी चेक करो, आर हमारे पास था 0.5 था ना, 0.5 1 माइनस 0.5।
आगे चलते हैं, दैट इज 1.1513, सेम लिखना है ये, दैट इज 1.5 अपॉन दिस इज 0.5। ये कितना बन जाएगा 1.1513 log टू द बेस 10, ये बनता है 3। अब 1.5 डिवाइड बाई 0.5 करो, मैंने सिंपल यहाँ 10 लगाया, पॉइंट हटा के 3 बन गया। ये आप सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। log टू द बेस 10 क्या आ गया 3। मुझे इस log की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इस log की वैल्यू चाहिए। अभी हम टेबल से निकाल लेते हैं, दिस इज द log टेबल। हमें चाहिए log दैट इज 3, इसको हमने बनाना है 3 डिजिट मिनिमम। फिर जब log लेने लगते हैं पहले 2 डिजिट उठाते हैं, दैट इज 30 उठाया, ठीक है। 30 का 0 के नीचे, 30 का यहाँ पे किसके नीचे देखना है 0 के, 0 पहले वाला ही है 4771। यहाँ पे आप देखोगे ना या 0 है या 1 है 2 ऊपर लिखा हुआ है। 30 का 0 के नीचे क्या है 4771, वो आपने यहाँ पर लिखना है। मेरी बात ध्यान समझो, log 3 निकालना मिनिमम 3 डिजिट चाहिए, मैंने 3.00 करके इसको 3 डिजिट बनाया। log देखने के लिए टेबल में से पहले 2 डिजिट उठाने पड़ते हैं, मैंने 30 उठा लिया। नेक्स्ट क्या है 0, तो आपने यहां से 30 देखा, यहाँ पे ऊपर 012 लिखा हुआ है, आपने 0 के नीचे देखा, 30 का 0 के नीचे 4771 आ गया, वो हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है? पक्का, बस एक छोटा सा स्टेप रह गया, यहाँ तक पक्का क्लियर है, देख लो आगे आ जाओ। 4771। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 1, 3.00 में पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 1, एक काम कर दो 1 - 1 0, आपने आगे 0 पॉइंट लिख देना है। पॉइंट से पहले जितने डिजिट होते हैं, कौन सा डिजिट है मैं ये नहीं कह रही, 3 या 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है 1, उसमें से एक कम कर दो, 1 में से 1 गया 0, तो आगे 0 पॉइंट आ गया। अगर पॉइंट से पहले 2 डिजिट होते हैं, मान लो 32.73 ऐसा कुछ होता, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 बचता, मैं 1.4771 लिख देती। तो पॉइंट से पहले जितने डिजिट होते हैं उसमें से एक माइनस कर देते, पॉइंट से पहले 1 है उसमें से 1 गया 0, तो इसका log बना 0.4771। डोंट वरी, अभी 3 बार और log लेना सिखाऊंगी, कोई डाउट रहेगा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसका log क्या है 0.4771। चलते हैं फिर वापस, हम अपने क्या लिखा है यहाँ पे 0.4771 लिख देते हैं, 1 पॉइंट पहले लिख देते हैं, यहाँ पे भूलना है 0.4771, ये क्या है 1.1513 इंटू दिस, इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या वैल्यू आएगी 1.1513 इंटू 0.4771, दैट विल बी कितना आंसर आएगा 0.5493, 5492 है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने 92 है ना, 2 के बाद 8 है, 5 से बड़ा है तो मैंने उस 2 का 3 कर दिया, वो यहाँ पे 3 आ गया। ये मेरा Z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R की वैल्यू है। एक चीज और आज मेरे को याद आ गया, मैं काफी बार सोचता हूँ डिस्कस करूँ, जब भी आप कैलकुलेशन करते हो कभी कैलकुलेटर हाथ में नहीं होना चाहिए, नोटबुक में नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस पे होना चाहिए टेबल पे, ताकि आपका हाथ फास्ट चले। अगर ये अनबैलेंस्ड होगा तो आपको हाथ फास्ट इतना स्पीड नहीं बढ़ती, तो इसको कंफर्टेबली रखो, खुद कंफर्टेबल फटाफट कैलकुलेशन करो, तब आपकी स्पीड बढ़ जाती है कैलकुलेटर से। आप तो मुझे यहाँ पे हाथ में रखना पड़ रहा है ना, लेकिन आपने जब काम करना है टेबल पे इसको अच्छे से टिका के प्रॉपरली रख के तब काम करना है, स्पीड बढ़ जाएगी कैलकुलेशन की। ये छोटी छोटी चीजें सुनने में तो लगती है क्या इससे फर्क पड़ेगा, पड़ता है फर्क। हाँ जी, ZR आ गया। अब Z ट्रांसफॉर्मेशन किसके निकालेंगे, दैट इज ऑफ पॉपुलेशन वाले कोफिशिएंट की। क्या फॉर्मूला है 1.1513 log 1 प्लस रो 1 माइनस रो, रो 0.7 था, 1.1513 log 1 प्लस 0.7 अपॉन 1 माइनस 0.7। अब आ जाओ 1.1513 log, ये कितना आएगा 1.7, और यहाँ पे 1 माइनस 0.7 इज 0.3। अब करो 1.1513 log 1.7 डिवाइडेड बाय दैट इज 0.3, क्या आएगा 5.66666 ऐसे आ रहा है, तो मैं इसको लिख देती हूँ 5.667। मुझे पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक चाहिए, तो मैंने राउंड ऑफ कर लिया, 5.667 आ गया। जब अगले वाला 5 या 5 से बड़ा होता है, एक बढ़ जाता है, तो मैंने 6 का यहाँ कर दिया, 7 कर दिया। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है log 5.6
5.667 की अभी निकाल लेते हैं। देखिए किसका लॉग चेक करना है मैं बता रही हूँ, लॉग किसका चाहिए 5.667। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पॉइंट देखो ध्यान से, पहले 2 डिजिट चेक करते हैं। लॉग के लिए मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 डिजिट होने चाहिए, यहाँ पे 4 है कोई दिक्कत नहीं है। लॉग निकालना पहले 2 डिजिट उठा लो, 56 हुआ 56, यहाँ पे देखो ये रहा 56, क्लियर है। 56 का 6 के नीचे तो देखो ये वाला 0 है, ये रहा 6, चलो लिखा हुआ है। 6 के नीचे क्या आ रहा है 7528। अगला क्या है 7। आपने फिर ये मीन डिफरेंस वाली लाइन देखनी, एक बार 6 इधर देख लिया ना, 7 इधर नहीं देखना, ये बिल्कुल थिन लाइंस में आ जाओ। 7 में कितना है, दैट इज 5, ध्यान से देखना। 5.667 देखना था, हमेशा पहले 2 डिजिट उठाने पड़ते हैं लोग चेक करने के लिए। पॉइंट का भी देखेंगे क्या करना है, 56 का 6 के नीचे 7 के नीचे, 56 ये रहा, 6 के नीचे यहाँ देखा, 7 के नीचे ये मीन डिफरेंस होता है ना, अलग से टेबल अलग से थिन लाइंस बने, तो इसमें देखते हैं क्या आ रहा है 5, 7528 प्लस 5 आ रहा है। ठीक है, 8 5 कितना हुआ 13, ये 3, ये बना हमारे पास 5 7 5 3 3। क्लियर है ये चीज। अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1, 1 - 1 0, 0.7533। जितने भी पॉइंट से पहले डिजिट होते हैं उसमें से 1 माइनस करते हैं। पॉइंट से पहले एक डिजिट है, 5 4 3 कुछ भी लिखा हो, नंबर ऑफ डिजिट कितना है 1, उसमें से एक माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, तो आंसर क्या आ गया 0 आ जाएगा। 0.7533 इसका लॉग है, समझ आया। 0.7533 अभी लिख लेते हैं यहाँ पे 0.7533। जब भी आप एक पेज से दूसरे पेज पे आते हो मेक श्योर मिस्टेक ना करो, मिस्टेक हो जाती है पेपर में भी, ध्यान से वैल्यूज एक पेज से दूसरे पेज पे नोट किया करो। आगे देखो क्या है हमारे पास 1.1513 इंटू 0.7533, वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.8673। वैसे तो 727 आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ करना है तो 0.8673 ये मेरे Z रो की वैल्यू आ गई। Z रो, अब क्या रह गया स्टैंडर्ड एरर रह गया। नो स्टैंडर्ड एरर देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड एरर इज हमारे पास आएगा 1/√n-3। ठीक है, n कितना था हमारे पास, n की वैल्यू कितनी थी 19 थी शायद, एक बार चेक करते हैं, शायद वाला कोई पॉइंट नहीं होता, 19 ही है। तो 1/19 - 3, 19 - 3 कितना आएगा 16, 1/√16 मीन्स 1/4 मतलब 0.25, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर आया है। 1/19 - 16 4, 1/4 0.25, कैलकुलेटर की जरूरत यहाँ नहीं पड़ी। मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, ZR, Z रो एंड स्टैंडर्ड एरर, बस फॉर्मूला में डालनी है। डाल दे फॉर्मूला में, चलिए फिर मैं ये रब कर रही हूँ, ZR की वैल्यू तो आ गई है ना, इसको रब करते हैं। चलिए फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ZR कितना है मेरे पास, वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 0.5493 माइनस Z रो इज कितना है 0.8673 अपॉन दैट इज कितना आएगा 0.25। मैंने सारी वैल्यूज इसमें डाल दी। अब माइनस करते हैं 0.5493 माइनस 0.8673, आंसर इज 0.318। माइनस में आ रहा है लेकिन मोड है तो वो प्लस में ही लिख रही हूं, अपॉन 0.25, 0.318 दैट इज डिवाइड बाय 0.25। कैलकुलेटर में 0.318 लिखा हुआ है, अभी सिंपल उसको डिवाइड कर दो 0.25 से, टाइम सेव करते हैं, दोबारा नहीं लिखना। कितना आ रहा है 1.272, कितनी वैल्यू आ रही है 1.272, ये मेरे Z की वैल्यू आ रही है। आगे रेंज डिसीजन कैसे लेना वो देखते हैं, पहले बताओ कैलकुलेशन समझ आई सारी, पक्का। ZR, Z रो एंड दैट इज स्टैंडर्ड एरर पुटिंग, ये हमारा Z आ गया। अब चलें आगे, देखिए रेंज कैसे देखनी है, डिसीजन कैसे लेना है। देखिए फिर अब रेंज और डिसीजन कैसे लेना है। रेंज के लिए वही सेम काम करना है जैसे हम करते थे Z वाले में, ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज और, ये टी टेस्ट नहीं है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकालना। टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती थी, यहां नहीं। रेंज चेक करने के लिए देखो एट, ध्यान से, एट 1% पे अगर 2 टेल्ड की बात होती है तो Z की क्रिटिकल वैल्यू होती है 2.58, और अगर 5% की बात करें 2 टेल्ड की तो Z की क्रिटिकल वैल्यू होती है 1.96। कुछ सुना सुना देखा देखा लग रहा है,
जेड की एट 1% टू टेल्ड जेड की क्रिटिकल वैल्यू 2.58, 5% पे टू टेल्ड पे जेड की वैल्यू 1.96। किस में सुना ये हमने लार्ज सैंपल्स में जेड की क्रिटिकल वैल्यू की थी, ये वही है। तो फिशर जेड टेस्ट में जेड के लिए अगर आपको आंसर के लिए रेंज चेक करनी है तो आप वही जेड की वैल्यूज उठाओगे जो हमने लार्ज सैंपल्स में की थी। 1% पे 2.58, 5% पे 1.96 टू टेल्ड के लिए। अब यहाँ पे क्या है, z क्या है 1.272, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, दैट इज 5% के लिए। आप लिखोगे तो आप यहाँ पे पूरा नहीं लिखोगे क्रिटिकल वैल्यू ये है वो, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बस समझाने के लिए लिखवाया है कि एट 5% ही क्रिटिकल वैल्यू है, 1% ही है। आप क्या लिखोगे, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ z इज क्या है, लेस देन, किससे लेस है, दैट इज 1.96, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। आप अलग से मेंशन नहीं करोगे क्रिटिकल वैल्यू, कुछ नहीं, मैंने आपको बताया यही क्रिटिकल वैल्यू उठानी है। लिखोगे आप सीधा ये, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन 1.96, क्योंकि हमें पता है 5% पे 1.96 वो टू टेल्ड होती है, तो वही सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोड जेड इज लेस देन 1.96, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। देयरफॉर नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेड का मतलब क्या है कि हम रो की वैल्यू वो वाली एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी, दैट इज 0.7। बताओ ये चीज क्लियर हुई। मींस एंड में लिखेंगे ये एक्सेप्ट हुई ना, तो एंड में क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, द पॉपुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज दैट इज 0.7। इसी के अगेंस्ट हम टेस्ट कर रहे थे, ये चीज एक्सेप्ट होगी, एंड में लिख देंगे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयरफॉर पॉपुलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज 0.7। क्वेश्चन खत्म। लोग जो है वो आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा, लोग एंटी लोग मैंने अच्छे से करवाए हुए हैं, वैसे तो आज क्लास में क्लियर कर देते तो माइंड में आता है, कौन वो दोबारा जाके समझेगा, यही मैंने क्लास में चीज क्लियर कर दी, लोग कैसे देखते हैं। बट फिर भी आपको दिक्कत है, वो मैं प्लेलिस्ट का लिंक, एक वीडियो ही है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप लोग एंटी लोग भी अच्छे से समझ सकते हो। बताओ क्वेश्चन समझ आया अच्छे से, प्रोसीजर वही है, लेकिन इसमें हम क्या निकाल रहे होते हैं, जेड निकाल रहे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, कहते हैं टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, टी टेस्ट भी हो सकता है, फिशर जेड टेस्ट भी हो सकता है। आर की वैल्यू 0.75, सैंपल ऑफ साइज कितना है 30, एन 30, कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसके अगेंस्ट बात कर रहा है, रो इज इक्वल्स टू 0.55, उसने एक रो की वैल्यू दे दी है, तो ये टी टेस्ट का क्वेश्चन ही है, ये किसका है, फिशर जेड टेस्ट का। अगर वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉपुलेशन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की पर्टिकुलर वैल्यू पे टेस्ट कराना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट टेस्ट करना चाहता है, तो वो हमारा फिशर जेड टेस्ट का क्वेश्चन बन जाता है। करें स्टार्ट। सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। आर की वैल्यू 0.75, हमारे पास सैंपल साइज कितना है 30, एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30, और यहाँ पे मेरे पास रो की वैल्यू जिसके अगेंस्ट पूछा गया है 0.55। सेम प्रोसीजर, पहले एच नोट क्या लेंगे कि रो मेरा 0.55 है, H1 क्या लेंगे कि रो 0.55 नहीं है, ये क्या लिखेंगे, ये है क्या, ये तो टू टेल्ड है, मेंशन करना जरूरी है, टू टेल्ड है कि वन टेल्ड है, ये टू टेल्ड है। उसके बाद अल्फा क्या आएगा, इसमें टू टेल्ड ही बनता है मैक्सिमम। अल्फा क्या आएगा, दिया नहीं हुआ, 0.05 पे बात चल रही होगी। उसके बाद H0 H1 अल्फा हो गया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख रहे होंगे। लो जी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये रहा, ZR Z रो स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, ZR ये रहा 1.1513 log 10 ये रहा। अब देखो 1.1513, R की वैल्यू 0.75 थी, 1.75 0.25, इसको कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, log 7। वो कैसे देखना है देखते हैं, log 7 कैसे देखोगे, ध्यान से देखो, log 7, लो जी log 7 के लिए हमें जाना पड़ेगा यहां पर, कहां गया, एक सेकेंड रुक जाओ, ये रहा, हाँ जी देखो log 7 देखना है, 7 तो नहीं देख सकते, मिनिमम 3 चाहिए, तो 0 0 लगा दो पॉइंट लगा के, 7.00। इसमें अब 70 का 0 के नीचे, ध्यान से देखना, ये रहा मेरे पास 70 है ना, 70 का 0 के नीचे 8451, क्या आएगा 8451। पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1, 1 - 1 0, 0.8451, सुपर इजी। ये इसका लोग है, log 7 8.0.8451
0.8451, यही हमने करना है। देखो ये लिखा हुआ है 0.8451, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये आंसर आ गया। फिर z रो निकालोगे, रो की वैल्यू कितनी है 0.55, ऐड करोगे माइनस करोगे, डिवाइड करके 3.44, इसका क्या निकालना है, लोग निकालना है। ये सारे बेस 10 है, क्या निकालना है, इसका लोग निकालना है। किसका लोग निकालना है, 3.44, ये बेस 10 लिख लेना, कहीं रह गया हो मेरे से आपने लिखना है, इसका मतलब ये हम टेबल से वैल्यू देख रहे हैं। कई बार सिंपल लोग का मतलब ही टेबल से वैल्यू देखना ही होता है, लेकिन कई बुक्स में स्पेशली मेंशन होता है बेस 10, तो आप कर देना, ठीक है। अब क्या है, लोग हमें किसका देखना है, दैट इज 3.44, अभी देख लेते हैं 3.44 यहाँ पे होगा। देखो मैं आप मेरे को तो आगे पीछे करना पड़ रहा है ना, आपके पास तो पूरा लॉग टेबल होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3.44 ठीक है जी, हाँ जी। 3 पॉइंट किसका देखना है, 4 का। अब मिनिमम 3 होने चाहिए हैं, हम पहले 2 उठाते हैं। 34 का 4 के नीचे, ये रहा 34 4 के नीचे, ये 0 होता है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, यहाँ ऊपर लिखा होता है ना 0 1 2 3 4 आपको ऊपर मिलेगा, तो ये क्या है 4 के नीचे क्या है 5 3 6 6, तो 34 का 4 के नीचे है 5 3 6 6, ठीक है। पॉइंट से पहले कितना है, एक डिजिट, 1 माइनस कर दो, 0.5366, क्या आएगा इसका लोग 0.5366। बताओ क्लियर है, पक्का देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 3.44 है, आप पॉइंट को छोड़ो, पहले 2 डिजिट उठाओ, 34 का 4 के नीचे देखो, ये आंसर है। पॉइंट से पहले कितना डिजिट था, 1, 1 माइनस कर दो, 1 माइनस 1 0, 0.5366 इसका क्या है, लोग है, यही यहाँ लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई किया, इसको आंसर ही आया। ये तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, √n-3 सिंपली हम कर सकते हैं। ये 0 पॉइंट क्या आ गया 1925, ये हो गया कंप्लीट, नहीं हमने तो ZR रो ये निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे, Z की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, ZR माइनस Z रो, वैल्यू डाल के वैल्यू कितनी है 1.845। हमें पता है Z की वैल्यू 2 टेल्ड के लिए कितनी होती है 1.96, ये उससे कम है, तो आप लिखोगे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ, पूरा लिखोगे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोड Z इज लेस देन, किससे लेस है 1.96। आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, इज लेस देन, जरूरी नहीं साइन लगाना है। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोड Z इज लेस देन 1.96, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, जितना उन्होंने टेस्ट करने को पूछा था वो एक्चुअली में है, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.55। क्योंकि ये एक्सेप्ट हो चुकी है ना, तो हमें पॉपुलेशन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.55 ले सकते हैं, ये हमने टेस्ट कर लिया। बताओ कोई दिक्कत है। फिशर जेड टेस्ट का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, 2 करने हैं हमने आज सिग्निफिकेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करा है। नेक्स्ट क्लास में हम कर रहे होंगे डिफरेंस, इनके बीच के डिफरेंस की सिग्निफिकेंस चेक। फिशर जेड टेस्ट बस इतना ही है, ये 2 क्लासेस के अंदर कवर हो जाएगा, एक आज हमने की, एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हम आएंगे नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर। फिशर जेड टेस्ट का कौन सा है, एफ टेस्ट। आराम से सारी चीजें करेंगे, डोंट वरी, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अगर नोट्स बनाते चलोगे और सीरियल ऑर्डर में सारे पार्ट्स देखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीच में से चीजें देखोगे फिर लगेगा ये कब डिस्कस हो गया, क्योंकि जो चीज पहले डिस्कस हो चुकी है हम सीधा उठाएंगे। अच्छा हाँ, ये हमने देखो H0 H1 अल्फा स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो बार बार वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम सीधा फॉर्मूला पे जा रहे हैं और अपने नल हाइपोथेसिस उठा के अपना काम कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा है। जितनी भी क्लासेस करवा रही हूँ, कौन सा क्लास कर रही हूँ, PDF लॉग टेबल की PDF भी, ये सारी टी टेबल भी, ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करती हूँ। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजों से अपडेटेड रहोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।